हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल टू एड्यूहोम इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसको पढ़ के आपको नॉलेज भी बहुत मिलेगी, इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो सबसे पहले हमने पिछली आपको मैं रिव्यू करवाती हूँ कि आपने पहले इसमें क्या पढ़ा था। तो पहले हमने इसमें पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, बिजनेस का मीनिंग पढ़ा था। मींस इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। बिजनेस मींस द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और एनवायरनमेंट मींस एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसमें हर एक बिजनेसमैन को ऑपरेट करना पड़ता है। तो आइए इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट वन दैट इज माइक्रो एनवायरनमेंट एंड द सेकेंड वन इज द मैक्रो एनवायरनमेंट। तो माइक्रो एनवायरनमेंट को हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया। आई होप आपको वो समझ आ गया हो और हर एक पॉइंट क्लियर हो गया हो। तो आइए अब हम नेक्स्ट एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं दैट इज द मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। तो ये रहा हमारे पास टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। द माइक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो मीन्स जो कि बिजनेस के इमीडिएट कंटैक्ट में होता है, उसको हम कहते हैं द माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस, लाइक कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, सेलर्स एक्सेट्रा। तो अब हम नेक्स्ट एनवायरनमेंट जो स्टडी करेंगे उसको हम कहते हैं द मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसका मीनिंग। मैक्रो एनवायरनमेंट होता क्या है? ये होता है द जनरल एंड ओवरऑल एनवायरनमेंट विद इन विच द एनवायरनमेंट एंटिटी ऑपरेट्स। तो एक जनरल और ओवरऑल एनवायरनमेंट जिसमें सारे बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं उसको हम कहते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। ये सिर्फ एक ही बिजनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करता, ये ओवरऑल मार्केट में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं उन सबको इन्फ्लुएंस करता है। इसमें हमारे पास कई सारे फैक्टर आ जाते हैं लाइक इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स एक्सेट्रा, जो कि ऑन एन इकोनॉमी एज अ होल में इन्फ्लुएंस करते हैं। और एज अ बिजनेस एक उसका इकोनॉमी का पार्ट है तो उसको भी ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। ये बिजनेस के इमीडिएट कंटैक्ट में नहीं होता बट इट इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस ऑल द बिजनेस इन द मार्केट। तो आइए हम देखते हैं इसमें टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। हर एक बिजनेस को इकोनॉमी में ऑपरेट करना पड़ता है। कोई भी बिजनेस आइसोलेशन में तो काम नहीं करेगा, मींस अकेला तो काम नहीं कर सकता। उसको एक इकोनॉमी में जहाँ पे वेरियस सेक्टर्स इकोनॉमी के हैं वहाँ पे ऑपरेट करना पड़ेगा। उसको कई सारे रिलेशंस मेंटेन करने होते हैं गवर्नमेंट के साथ, कैपिटल मार्केट के साथ, कैपिटल मार्केट मींस स्टॉक मार्केट के साथ, हाउस होल्ड सेक्टर के साथ, हाउस होल्ड सेक्टर मींस कंज्यूमर के साथ, जिसको उसने अपनी चीज़ें बेचनी है उनके साथ डील करना है। एंड ऑफ द ग्लोबल सेक्टर, ग्लोबल सेक्टर में उसके इंटरनेशनल कंज्यूमर्स आ सकते हैं और उसके कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं। तो इसमें तो ये सारे जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो मेरे बिजनेस के ट्रेंड्स को और स्ट्रक्चर्स को इन्फ्लुएंस करेगा। इसमें हमारे पास कौन कौन से फैक्टर हैं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में एक बिजनेसमैन को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें आ जाता है द वेरी फर्स्ट वन दैट इज द इकोनॉमिक कंडीशंस। इसमें कई सारे फैक्टर्स आते हैं लाइक नेशनल इनकम, जहाँ पे बिजनेस ऑपरेट कर रहा है उस कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है। पर कैपिटा इनकम मीन्स पर पर्सन की इनकम कितनी है, हर एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज मीन्स वो कंट्री इकोनॉमिकली वेल्दी है, मिडिल है या फिर पुअर है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, उस कंट्री में रिच पीपल के पास ज़्यादा फंड है, मिडिल क्लास के पास ज़्यादा फंड है या फिर लोअर क्लास के पास, मीन्स कि इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री में किस तरह से हुई है। उसके बाद एसेट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा, मतलब ये सारे इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं एक कंट्री के हर एक बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं।
तो ये सारे एक बिजनेसमैन के वर्किंग को, उसके ऑपरेशंस को इन्फ्लुएंस करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर जो कि इसका ही पार्ट है दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम। मीन्स वहाँ पे किस तरह का सिस्टम है। मीन्स कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, कम्युनिस्ट और मिक्स्ड। यू ऑल नो इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक का मतलब होता है पूंजीपति लोग, मीन्स पूंजीपति लोगों का राज है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, कम्युनिस्ट है या मिक्स्ड है। जहाँ पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है वहाँ पे फ्री प्ले होता है ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, मीन्स फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द प्राइस। जहाँ पे स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है, मीन्स कि स्टेट के हाथ में सारी पावर होती है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है प्राइवेट सेक्टर के रोल पे। और जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है दैट इज़ फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स, उसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल होता है। तो इस तरह से जिस कंट्री पे आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो वहाँ पे किस तरह का सिस्टम है, कैपिटलिस्टिक है, सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है या फिर मिक्स्ड है। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किस तरह की है, इसमें हमारे पास आ जाता है बजट जो कि एनुअल बजट हर एक कंट्री हर साल प्रिपेयर करता है। उस कंट्री का बजट किस तरह का है। इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस, उसमें इंडस्ट्रियल लॉज किस तरह के हैं। लाइक इंडिया में इंडस्ट्रियल रूल्स एंड रेगुलेशंस को हर साल फ्रेम किया जाता है और रिवाइज किया जाता है। इकोनॉमिक प्लानिंग, लाइक 5 ईयर प्लान्स बनते हैं वहाँ पे या 1 ईयर प्लान्स बनते हैं। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशंस, वहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शंस हैं या फिर लिबरल पॉलिसीज़ हैं। मींस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने पे टैक्सेशन कितना लग रहा है और वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस किस तरह के हैं। उसके बाद आ जाता है बिजनेस लॉज किस तरह के हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ लिबरल है या फिर बहुत ज़्यादा उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये इन्फ्लुएंस करेंगे हर एक कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम में। इसमें आ जाता है कंट्रोल्स ऑन प्राइसेस एंड वेजेस, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज़। ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज़ किस तरह की हैं। एनीबडी कैन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इन एनी कंट्री और देयर आर एनी रिस्ट्रिक्शंस। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स, हमारे पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, उस हिसाब से हम डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये सारे वो फैक्टर हैं जो कि एक बिजनेस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है, लेकिन ये इनडायरेक्टली बिजनेस को इन्फ्लुएंस ज़रूर करते हैं। तो हमारे पास इंडिया में कई सारे एक्ट आते हैं जो कि आप फर्दर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे। तो उनमें से हमारे पास कुछ एक्ट के मैं आपको नेम बताती हूँ। लाइक फैक्ट्रीज एक्ट है 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट 1947, इसको हम फेरा भी बोलते हैं। उसके बाद है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट 1947, कंपनीज एक्ट 1956, उसके बाद ये रिवाइज हुआ इन 2013, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो ये सारे एक्ट हैं जो कि हमारे कंट्री में यानी इंडिया में अप्लाई हुए हैं। इनके हिसाब से ही इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और ये इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ उस कंट्री की किस तरह की है। मींस लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं या फिर बहुत स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं। उसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट रेट्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट अफेक्ट्स द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स इन द इकोनॉमी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, मीन्स कि लोन बहुत ही मुश्किल से मिल रहा है, तो चीज़ों की डिमांड बहुत कम होगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होगा, मींस जो कंज्यूमर को लोन इजीली मिल जाएगा वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मतलब कोई भी चीज़ खरीद सकता है, तो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। तो अगर तो इसका इन्वर्स रिलेशन है। तो इस तरह से हर एक कंट्री का आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, लो है, और उस तरह से ही कंज्यूमर की डिमांड जो है इन्फ्लुएंस होगी।
करेंसी एक्सचेंज रेट, नेक्स्ट है करेंसी एक्सचेंज रेट हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट, मीन्स इन रिटर्न ऑफ फॉरेन करेंसी इंडियन करेंसी के कितने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर इंडिया के ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं मींस इंडिया की करेंसी की वैल्यू बहुत कम है, तो इस तरह से किसी भी कंट्री में हमें डील करने के लिए उस कंट्री का एक्सचेंज रेट देखना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर उस कंट्री का एक्सचेंज रेट किसी और की कंट्री से बहुत कम है मींस कि वो कंट्री अंडर डेवलप्ड है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो कि एक बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है दैट इज़ पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट एनवायरनमेंट। अब गवर्नमेंट ही है जो एक कंट्री में उसको रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है, उसको एग्जीक्यूट करती है और देखती है कि वो रूल एक्चुअल में फॉलो हो रहे हैं या नहीं। अगर इंडिया में आपने बिजनेस करना है तो आपको इंडिया का सारा लॉ देखना पड़ेगा, इंडिया के रूल्स देखने पड़ेंगे, रेगुलेशंस देखने पड़ेंगे, इंडिया की पॉलिसीज़ देखनी पड़ेंगी कि किस तरह से इंडिया की लॉज जो है फ्रेम किए गए हैं और किस तरह से वो एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। इसमें हमारे पास 3 बॉडीज़ के हमें स्टडी करने पड़ेंगे, दैट इज़ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मीन्स लॉ, लेजिस्लेचर मीन्स कि जो रूल्स को फ्रेम करते हैं। तो लेजिस्लेचर बॉडी इंडिया में है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इज लेजिस्लेचर, उसको फिर अप्लाई किया जाता है दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन का काम गवर्नमेंट करती है। लीगल रूल्स ऑफ द गेम ऑफ द बिजनेस इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, किस तरह से उस कंट्री में रूल्स फॉर्म हो रहे हैं और किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो इंडिया में बहुत सारे रूल्स हैं, लॉज हैं जो कि एक बिजनेसमैन को अपना बिजनेस ऑपरेट करने में स्टडी करने पड़ेंगे। मतलब ये सारे फैक्टर्स एक बिजनेसमैन को स्टडी करने चाहिए ताकि वो एथिकली वो चीज़ प्रोड्यूस ना करे जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बैन हो चुकी हो। लाइक इफ़ यू आर मैन्युफैक्चरिंग सिगरेट्स बट सिगरेट्स आर बैंड बाय द गवर्नमेंट, तो आपकी प्रोडक्शन मतलब कोई डिमांड ही नहीं होगी उस चीज़ की, क्योंकि वो लीगली आप रॉन्ग वर्क कर रहे हो। तो आपको उस कंट्री के लॉज को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा ताकि आप लीगली उस कंट्री के लॉज के अगेंस्ट ना जा पाओ। उसके बाद आ जाता है जुडिशरी। जुडिशरी मीन्स ये देखती है कि कोई वॉयलेशन तो नहीं हो रही, जो लॉज बनाए गए हैं उनको वॉयलेट तो नहीं किया जा रहा, तो जुडिशरी का ये काम है। तो इन तीनों की आपको देखनी पड़ेगी हर एक कंट्री में बिजनेस करने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर है सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट। इसमें हमारे पास सम टोटल ऑफ सोशल फैक्टर्स विद इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। इसमें वो सारे सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं। सोशल फैक्टर्स मीन्स रिलेटेड टू सोसाइटी। सोसाइटी के सारे फैक्टर्स जो कि एक बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं, वो सारे फैक्टर्स की जब आप स्टडी करते हो उसको कहते हैं सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट। कल्चर कंसिस्ट ऑफ कल्टिवेटेड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो कल्चर बना किस तरह से है, बहुत सारे पुराने रीति रिवाज से वो कॉन्टिन्यूसली वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई, उसके बाद वो एक कल्चर के रूप में आज हमारे पास सोसाइटी में है। तो इसमें हमारे पास कई सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। पीपल एटीट्यूड टू वर्क, उस कंट्री में लोगों का एटीट्यूड कैसा है काम के लिए, मीन्स वहाँ पे वुमेन काम करती हैं, मेन काम करते हैं, और लोगों का नज़रिया कैसा है टुवार्ड्स द वर्क। दे वर्क फॉर डे टाइम फॉर 8 आवर्स और मोर। उसके बाद रोल ऑफ फैमिली, फैमिली का रोल किस तरह से है वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, जॉइंट फैमिलीज़ है, मीन्स उस वहाँ पे फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है और फैमिली का रोल कितना को है इन बाइंग एंड सेलिंग। तो उसके बाद है मैरिज, मीन्स कि वहाँ पे किस तरह की रिलेशनशिप्स हैं। रिलीजन एंड एजुकेशन, वहाँ पे लोग रिलीजन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं या बहुत कम फॉलो करते हैं। लाइक इन इंडिया में रिलीजन को बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है, तो यहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस पे जो डिमांड है लाइक ऑफ फ्लावर्स, ऑफ ऑफरिंग टू गॉड्स, इन चीज़ों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा आपको क्या देखना पड़ेगा, एजुकेशन लेवल। वहाँ के लोग इलिटरेट हैं,
लिटरेट है, मीन्स वहाँ के लोग कितना कुछ पढ़े लिखे हैं, वो कितना जानते हैं अबाउट एजुकेशन। उसके बाद है एथिकल इश्यूज, मीन्स आपको एथिकली वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। कहीं आप ऐसी चीज़ की प्रोडक्शन ना करो जो कि वहाँ पे अनएथिकल मानी जाए, तो आपको एथिकल इश्यूज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, आपको सिर्फ प्रॉफिट मोटिव पे ही फोकस नहीं करना, आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द कंज्यूमर, टुवार्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, इन सारे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना है ताकि आप एक सोसाइटी में एक अच्छी प्लेस पे पहुंच सको, सोसाइटी में लोगों के माइंड में आप एक एथिकल वर्क परफॉर्म कर सको। उसके बाद आ जाता है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। अब आप प्लेन एरियाज में बिजनेस कर रहे हो, हिली एरियाज में बिजनेस कर रहे हो, प्लेट्यूज में कर रहे हो या कोस्टल एरियाज में कर रहे हो, तो इन सारी प्लेसेस पे अलग अलग तरह का नेचुरल एनवायरनमेंट होता है। इसमें हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल रिसोर्स एंडोमेंट्स, मींस वहाँ पे वाटर, सॉइल, एयर, ये सारी फैसिलिटीज़ यानी नेचुरल रिसोर्सेज का कितना भंडार है। लाइक कई प्लेसेस पे कोल माइंस बहुत हैं, कहीं पे पेट्रोलियम माइंस बहुत हैं, तो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है। उसके अलावा आपको देखना पड़ेगा वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ पे वेदर किस तरह का है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, समर सीजन ज़्यादा है या फिर कोल्ड क्लाइमेट है, तो उस तरह से ही आपको वहाँ पे डिमांड को देखना पड़ेगा। लाइक in cold regions there is more demand of winter clothes, तो इस तरह से हमारे पास हर जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस काफ़ी वेरी करती हैं। वो सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी चीज़ की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। उसके अलावा है टोपोग्राफिकल फैक्टर्स, इसमें हमारे पास आ जाता है हिली एरियाज़ है, प्लेन्स हैं या फिर प्लेट्यूज हैं, उस हिसाब से ही आपकी चीज़ों की डिमांड जो है वो वेरी करेगी। उसके अलावा लोकेशन एस्पेक्ट्स, इट इज़ नियर टू कोस्टल एरियाज, नियर टू रिवर्स, तो किस तरह से वहाँ पे लोकेशन एस्पेक्ट्स हैं, आपका जो रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी आपके पास है या फिर नहीं है। उसके अलावा जो फैक्टर हैं दैट इज़ पोर्ट फैसिलिटीज़। पोर्ट फैसिलिटीज़ किसके लिए चाहिए होती हैं, जब आप सामान को बना लेते हो, उसको जब आपको शिप में दूसरी स्टेट में या दूसरी प्लेस पर पहुंचाना है, वहाँ पे आपको शिप के थ्रू पहुंचाने के लिए पोर्ट की फैसिलिटीज़, पोर्ट मीन्स बंदरगाह, बंदरगाह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या फिर नहीं है। क्या सी पोर्ट वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, नहीं तो आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ही आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी एंड यू विल अर्न लेस प्रॉफिट। इसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर है जो कि एक बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है दैट इज़ डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। इसमें हमारे पास आ जाता है साइज, ग्रोथ रेट, एज, सेक्स कंपोजिशन एक्सेट्रा ऑफ पॉपुलेशन। वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, लाइक इंडिया इज़ अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, तो यहाँ पे जो चीज़ों की डिमांड है वो काफ़ी बल्क में होती है। हर चीज़ की डिमांड, हर चीज़ की प्रोडक्शन उस हिसाब से ही एक मैन्युफैक्चरर को करनी पड़ती है ताकि वो मास पॉपुलेशन की डिमांड को मीट कर सके। तो वहाँ पे ग्रोथ रेट किस तरह का है, मीन्स इसके लिए वो स्टडी करेगा जीडीपी ऑफ द कंट्री, ग्रोथ रेट बहुत फास्ट ग्रोथ है या फिर बहुत स्लो ग्रोथ है। उसके अलावा एक बिजनेसमैन को स्टडी करना पड़ेगा एज कंपोजिशन, मींस वहाँ पे चिल्ड्रन की पॉपुलेशन ज़्यादा है, यंगस्टर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है या फिर ओल्ड पीपल की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो लाइक यंगस्टर कंज्यूम मोर ऑफ बाइक्स, शूज़ एक्सेट्रा, क्योंकि वो यंग पॉपुलेशन की डिमांड इन चीज़ों की ज़्यादा होती है। और अगर वहाँ पे ओल्ड पीपल की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मेडिसिन की प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इस तरह से एक बिजनेसमैन को ये सब स्टडी करना पड़ेगा। सेक्स कंपोजिशन मींस कि वहाँ पे मेल्स ज़्यादा है या फीमेल्स ज़्यादा हैं उस एरिया में, उस हिसाब से लाइक गर्ल्स नॉर्मली कंज्यूम एक्सेसरीज मोर, तो जहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे एक्सेसरीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। उसके अलावा फैमिली साइज़, नॉर्मल ऑन एन एवरेज फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, लाइक दे आर न्यूक्लियर फैमिलीज़ और जॉइंट फैमिलीज़, ऑन एन एवरेज कितने को मेंबर एक फैमिली में हैं जो कि उस चीज़ की डिमांड को क्रिएट करते हैं।
उसके अलावा इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन, मीन्स पूरी पॉपुलेशन में जो क्लासेस हैं वो किस तरह से हैं। मीन्स रिच क्लास ज़्यादा है क्योंकि रिच क्लास जो है वो लग्जरीज ज़्यादा डिमांड करेगी, मिडिल क्लास पीपल ज़्यादा है या फिर पुअर पीपल ज़्यादा है। तो मिडिल क्लास की डिमांड विल बी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ मोर, वो बेसिक नेसेसिटीज़ ज़्यादा खरीदेंगी, और पुअर पीपल they will never go for luxuries, they will only fulfill their basic necessities। उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ होंगी रोटी, कपड़ा, मकान, तो इनको फुलफिल करने के लिए ही वो अपनी ज़्यादा इनकम यूज़ करेंगे। तो उस हिसाब से ही उनको चीज़ों की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। एजुकेशन लेवल, ये फिर से वही आ गया कि वहाँ पे इलिटरेट पीपल ज़्यादा है या फिर लिटरेट पीपल ज़्यादा है। तो अगर लिटरेट पीपल ज़्यादा होंगे दे विल बी मोर अवेयर अबाउट देयर राइट्स, तो उनको हम बहुत मतलब कंफ्यूज नहीं कर सकते। तो लिटरेट पीपल की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनको रैशनल डिसीजंस लेंगे वो, तो हमें उस हिसाब से अपनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। कास्ट और रिलीजन, जहाँ पे आप अपनी चीज़ बेच रहे हो वहाँ के लोगों का रिलीजन कैसा है। लाइक सिक्स का जो चीज़ों की डिमांड है वो और तरह की होती है, हिंदूज़ की कुछ और डिमांड होती है। वहाँ पे कास्ट किस तरह की है, ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रियाज हैं, शूद्राज हैं, किस कास्ट के लोग उस एरिया में ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एज वी ऑल नो कि आज की जनरेशन में टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका बिजनेस विल बी लैग बिहाइंड योर कॉम्पिटिटर्स, नहीं तो आप कहीं पीछे रह जाओगे अपने कॉम्पिटिटर्स से। तो एक टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को देखने के लिए एक बिजनेसमैन को दो एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे, दैट इज़ मार्केटिंग एंड इनोवेशन। मार्केटिंग का मतलब है एक बिजनेसमैन अपनी चीज़ों की मार्केटिंग मींस एक कस्टमर तक पहुंचाता किस तरह से है, वेदर ही और शी इज़ यूजिंग टेक्नोलॉजी और नॉट। अब आपने देखा होगा पहले सिर्फ पैम्फलेट्स, बोर्ड्स यूज़ किए जाते थे फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, आजकल ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मार्केटिंग हो रही है। लाइक अमेज़ॉन पे एड्स आती हैं, फ्लिपकार्ट पे एड्स आती हैं, टीवी पे एड्स आती हैं। तो इस तरह से टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को देखते हुए बिजनेसमैन ने अपने आप को भी अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ है उनको भी चेंज कर लिया। इसके अलावा इनोवेशन इज़ अ स्ट्रैटेजी टू मूव अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। अगर आप कुछ नया करोगे तो ही आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल पाओगे। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए इनोवेशन इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी। मीन्स आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन्स में जिस मोबाइल में ज़्यादा फीचर्स ऐड होते हैं दैट आर लाइक्ड बाय मोर कंज्यूमर्स। एक फ़ीचर एक फ़ोन में ज़्यादा ऐड हो गया तो उस चीज़ की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मीन्स वो बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट में क्या कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है, कुछ नया लेकर आ रहा है। ये रहा हमारा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। अब हमें सिर्फ एक कंट्री में डील नहीं करना, हमें वेरियस कंट्रीज़ के साथ डील करना है जिसमें अलग अलग तरह के लोग होंगे, अलग अलग तरह की डिमांड होगी, वेरियस गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो उसके लिए हमें ना इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी देखना पड़ेगा, ना सिर्फ हमारा कंट्री, अबाउट अदर कंट्रीज़, अबाउट कॉम्पिटिटर्स, अबाउट कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड की डिमांड किस चीज़ की है। आपने सुना होगा एलपीजी पॉलिसी जो कि 1991 में आई थी। उसमें हमारे पास तीन थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन होने के बाद सारे रूल्स और रेगुलेशंस को ख़त्म कर दिया गया और इंडियन कंपनीज फोर्स होगी ग्लोबल लेवल के लिए सोचने के लिए कि ग्लोबल लेवल पे अपने बिजनेस को लेकर जाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो बहुत रिड्यूस हो गई। तो इंडियन कंपनीज़ को सरवाइव करने के लिए इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो गया। आपने देखा होगा कि आजकल मॉल्स, एमएनसी कंपनीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं जो कि इंटरनेशनल कंट्रीज से अपनी चीज़ें यहाँ पे सेल कर रही हैं। तो उससे क्या हो गया, इंडियन कंपनीज के लिए कंपटीशन जो था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया।
तो इसके अलावा वर्ल्ड इज़ बिकमिंग स्मॉल इन साइज। अब कहते हैं कि दुनिया छोटी हो रही है क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, बैरियर्स थे पहले, वो काफ़ी कम हो गए ड्यू टू एडवांस्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और कम्युनिकेशन है वो बहुत एडवांस होंगे। पहले क्या होता था कि बहुत दिन तक हम अपना मैसेज अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। आजकल नाउअडेज इज़ अ वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, मतलब एक क्लिक पे हम अपने फ्रेंड्स को जो कि वर्ल्ड के किसी और प्लेस पे हैं, जो हमसे बहुत दूर हैं, उनसे भी हम बहुत तेज़ी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो वर्ल्ड जो है वो स्मॉल हो रहा है, तो कंपनीज़ के लिए भी इसका जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस इज़ मस्ट फॉर एवरी बिजनेस मैनेजर। अब आपने अमेरिका में अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, यू मस्ट नो द लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री। तो आपको उस कंट्री की डिमांड को समझने के लिए, वहाँ के लोगों के साथ इंटरैक्ट करने के लिए वहाँ की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, वहाँ के लोगों की डिमांड को समझना पड़ेगा। लाइक मैकडोनल्ड इज़ ऑपरेटिंग इन इंडिया, लेकिन इंडिया में वो इंडिया के लोगों के हिसाब से उसने अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया। लाइक इन फॉरेन कंट्री वहाँ पे वो नॉन वेजिटेरियन बर्गर्स ज़्यादा लाइक करते थे, लेकिन इंडिया में वो वेजिटेरियन बर्गर्स लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। तो प्रोडक्ट को कस्टमर की डिमांड के हिसाब से, वहाँ के लोगों की लाइक्स और प्रेफरेंसेस के हिसाब से जब आप मॉडिफाई कर लेते हो, तो मतलब आपने नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को भी स्टडी किया। तो आगे हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी। मीन्स ये इन्वायरमेंटल की स्टडी करना ज़रूरी क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम इन्वायरमेंट की स्टडी कर रहे हैं while operating our business, and understanding of current and potential changes taking place in an environment, ताकि हम समझ सकें कि कौन सी चेंजेस आ रही हैं इन अदर कंट्रीज़, इन आर कंट्रीज़, इन डिमांड एंड प्रेफरेंसेस, ताकि हम उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर पाएँ। प्रोवाइड्स इनपुट फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, हम लॉन्ग टर्म डिसीजंस बना पाएंगे, उसके लिए हमारे पास इनपुट जो है वो आज ही मिल जाएगा। मींस अगर हमने एनवायरनमेंट को स्टडी किया होगा तो हमारे पास एक बेस होगा फॉर द डिसीजन मेकिंग फॉर आवर फ्यूचर, नहीं तो अनसर्टेनिटीज़ हमें हमारे बिजनेस को सरवाइव नहीं करने देंगी। प्रोवाइड्स अ रिच सोर्स ऑफ आइडियाज़ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेक्स्ट विद इन विच अ बिजनेस ऑपरेट्स। तो इससे हमारे पास, अगर हम एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हैं, हमें अपने कॉम्पिटिटर्स से, बिजनेस एसोसिएट्स से, कस्टमर की डिमांड से आइडियाज़ मिलते जाएंगे कि कॉम्पिटिटर कैसा प्रोडक्ट बना रहा है, हमारे कस्टमर डिमांड क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से हम इनोवेशन कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन्स में बहुत ज़्यादा इनोवेशन हुई। पहले हमारे पास होते थे कीपैड फ़ोन्स, उसके बाद बहुत चेंजेस होती गई, नाउ वी हैव स्मार्टफोन्स, अब उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड हो गए। तो ये किस तरह से हुआ, आइडियाज़ कलेक्ट किए गए, कस्टमर की डिमांड को एनालाइज किया गया, नाउ वी हैव अ स्मॉल बॉक्स विद थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स। तो इसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी। एनवायरमेंटल स्टडी को करना ज़रूरी तो है, और इसके बेनिफिट क्या हैं। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉड स्ट्रैटेजीज एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को बनाने में हेल्पफुल है। अगर हमने एनवायरनमेंट को स्टडी किया होगा तो हम फ्यूचर को प्लान कर सकेंगे कि हमने आने वाले 1 साल 2 साल इसमें किस तरह की प्रोडक्शन करनी है, किस तरह की मार्केट को कैप्चर करना है। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ एक्शन प्लान टू डील विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब इन ऑर्डर टू बीट कंपटीशन हमें अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस, अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हर चीज़ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है। तो इस तरह से पहले जो स्टडी होती थी दैट वाज मैनुअल टीचिंग, तो इस तरह से टीचिंग में भी इसको अडॉप्ट किया गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉलो की गई, और आज टीचिंग भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है। प्रॉपर पीपीटीज़ यूज़ हो रही हैं, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स ये स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इन द स्टडी। It should help management in foreseeing the impact of future changes.
तो फ्यूचर में आने वाली चेंजेस को एक बिजनेसमैन जो है एनालाइज कर पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, इसके फर्दर लेक्चर्स को हम आगे भी रिकॉर्ड करेंगे, तो आप सुनते रहिए। थैंक यू।